67,000 पाकिस्तानी हैं, जो बड़ी तादाद है, और सिर्फ 23,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो प्राइवेट हज के टूर ऑपरेटर के ज़रिए से फ़रीज़ हज अदा कर सकेंगे। 67,000 आप नहीं जा सकते, उनके 110 रुपये गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर किसी आलासती इजलास के दौरान हज ऑपरेटर्स ने भी अपना मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने टेकअप किया कि जनाब हम तो अपनी मुख्तलिफ सऊदीज़ कंपनीज़ को गुज़श्ता साल अक्टूबर नवंबर से ही हमने होटल्स बुक करने थे, ट्रांसपोर्ट बुक करनी थी, खाने की पेमेंट होती है, हम तो पेमेंट कर चुके हैं और उनकी वापसी का फ़िल वक्त कोई तरीक़ेकार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, बरहमी का इज़हार किया कि वज़ारत मज़ीद अमूर भी रिस्पॉन्सिबल है और हज टूर ऑपरेटर भी रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इस मामले के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया और रिपोर्ट पेश की जाए और इस मामले को हम सऊदी हुकाम के साथ टेकअप करेंगे। वक्त है नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर का ये नोटिस इन फ़रीज़ हज अदा जिन्होंने करना था उनको का ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं, और बिलखसूस जो ये इतनी बड़ी मैनेट हुई और जो उनके 110 अरब हैं उनका क्या बनेगा जी? ये आप जैसे हर दफ़ा कोई ना कोई स्टोरी ब्रेक करते हैं, ये स्टोरी भी आपके ये क्रेडिट पे आती है कि आप इस स्टोरी को लेकर आए, बल्कि डिटेल के साथ आपने इसको पेश किया। और लास्ट टाइम मेरा ख्याल है वो आपके रिपोर्टर जो हैं उन्होंने उन्होंने स्टोरी हैदरी साहब थे मेरा ख्याल है, इंतज़ार हैदरी साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत रिपोर्ट दी और आपने इसको जो वो किया, इसको मरने नहीं दिया। द गुड थिंग अबाउट यू इज़ कि आप स्टोरी को मरने नहीं देते। दैट्स व्हाट वी लर्न एज ए जर्नलिस्ट एज वेल। स्टोरी का फॉलो अप होता है, स्टोरी को मरने ना दें। एक दफ़ा देने से कुछ नहीं होती, ना वो रजिस्टर्ड होती है, ना लोग उसको करते हैं, ना हुकाम बाला भी देखते हैं चलो यार एक दिन की बात आई गई तो बात रात गई बात गई वाले साहब है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो स्टोरी को मरने नहीं देते। सो ये आपका मेरा ख्याल तीसरा हफ्ता है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जिस पे आप इसको 6-7 दफ़ा उठा चुके हैं और पूरी सोशल मीडिया और आपके चैनल जीटी न्यूज़ पे भी हम मुसलसल इसको टेकअप कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो मैं देख रहा था बाकी बहुत सारे चैनल आपकी स्टोरी लेके अपने नंबर टाके हुए थे। हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है ना कि किसी को क्रेडिट देंगे, किसी को चीज़ देंगे। बहरहाल यू कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क। नो कमिंग टू द पॉइंट, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब इस पर मतलब पीछे जो कुछ होना था अब उसमें बैठ के हम क्या करें, हम उस पर अच्छी खासी तनकीद हम पहले भी कर चुके हैं। ये पाकिस्तानी मिजाज है, जस्ट लुक एट इट। 110 रुपया 67,000 लोग हैं जिन्होंने मतलब कितना एक टक्का एक रुपया कहीं से कोई अपनी किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने मजदूरी की। अच्छा हमारे बूढ़े औरतें बूढ़े मर्द उन बेचारों की सारी उम्र के ये होती है कि आखिरी टाइम पे हम जाएंगे और हज करके आएंगे। ये लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, सारी उम्र मेहनत करते हैं, एक टक्का जोड़ते हैं। आपने बिठा के उनको टक्के टोकरी करके रख दिया बेचारों को, और वो किसी के पास जा भी नहीं सकते, रोना भी नहीं रो सकते, कोई अपनी बात भी नहीं मनवा सकते। अब हालत ये है कि जिस तरह का एटीट्यूड, ये हमारा कौमी एक मिजाज भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी वो सरकारी हो या वो गैर सरकारी हो, वो कैसे बिहेव करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर मैंने आपसे जो गुफ्तगू सुनी है, जो मैं आपसे इंतज़ार हैदरी साहब को भी उन्होंने बड़ी डिटेल से बातें बताई थी, जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इसमें टूर ऑपरेटर का मुझे कम थोड़ा सा कसूर लग रहा है। अगर मेरी रीडिंग जो है, आपकी रीडिंग बहुत रियलिस्टिक और ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसे भेज दिए हैं ना। वो कह रहे हैं हमने 110 रुपया इनसे लिया, हमने भेज दिया। या तो वो बैंक को, मैं उस लास्ट टाइम भी पूछा था शायद आपसे, मैं क्या अगर पाकिस्तानी बैंकों में पड़ा हुआ है फिर तो कोई मुझे इसमें आई एम स्मेलिंग समथिंग फाउल। अच्छा, इसमें जानने की कोशिश की, इसमें से तकरीबन 55 से 60% पैसा पाकिस्तानी बैंकों में मौजूद है, अभी मौजूद है। ये तो फिर उसके बाद टूर ऑपरेटर नहीं कह सकते जी कि हमारा कसूर नहीं है या फिर उनका प्रॉब्लम। फिर इसका मतलब बैंकों के पास जो पैसा पड़ा है, वो पैसे का जो प्रॉफिट है, मैं चलो सूद नहीं कहता, सख्त लफ्ज हो जाएगा, वो प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? वो जो 50% अगर पड़ा है, मतलब अगर 60 अरब या आपको 50 अरब अभी भी पड़ा है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो टूर ऑपरेटर ने कोई ये वजह बताई कि पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? जो रोला डाले बैठे हैं, जो कि ठीक डाले बैठे हैं, आपने पैसा उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है, आपको लेट हुई है, बैंकों ने कोई प्रॉब्लम पैदा किया है, या आपकी कोई मिली भगत थी किसी कोई बंदे की पैसा बैंकों में पड़ा रहा है और प्रॉफिट हम ले रहे हैं। 50 बिलियन का अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है सर महीने का। इट रन्स इनटू, मतलब अगर मैं गलत नहीं करता, कोई कम से कम 50 करोड़ से 1.5 अरब रुपया तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आपको ये मिले तो आपने कहा हमें क्या जरूरत है पैसा भेजने की, आधे भेज देते हैं, आधे पे हम प्रॉफिट कमाते हैं। सो वो इनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए मेरा ख्याल है टूर ऑपरेटर्स को, पैसा पाकिस्तानी बैंकों में क्यों पड़ा हुआ है। आप तो कह रहे हैं हमने भेज दिए पैसे, नंबर 1 एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हुकूमत का काम नहीं, आप रेगुलेटर हैं। क्या आप इसी चीज़ पे मुतमिन हो गए? आप पाकिस्तानी को हमें नहीं जानते हमारा क्या मिजाज है, क्या करैक्टर और कितने हम ईमानदार और अच्छे लोग हैं, कि आप ज़रा फॉलो करेंगे। 67,000 लोग आपके गले में पड़ेंगे, आपने वोट लेने हैं। हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने वोट लेने हैं, इनके एमएनए ने लेने हैं। आपके ख्याल टूर ऑपरेटर ने इलेक्शन लड़ने हैं, उन्होंने लोगों को दरों पर जाना है कि हमें वोट दें, लिहाजा अकाउंटेबल हैं, लोगों का काम करेंगे। आप पे पढ़ना है, बिकॉज यू आर द रेगुलेटर, आप हुकूमत हैं। आपने टूर ऑपरेटर के साथ भी हज मिनिस्ट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको चाहिए था ये उन पे रहते हैं, हाँ भी पैसे गए हैं नहीं गए, डेडलाइन मीट की है या नहीं की,
हमें रसीदें दिखाओ, हमें उसके रसीद दिखाओ, हमें वहाँ से ट्रांजेक्शन दिखाओ। ये भी हज मिनिस्ट्री का ही कसूर निकलेगा सर, जी, कि बिल्कुल ऐसा आप ही है, लोगों ऐसा ही ने है। क्यों उनको फॉलो नहीं किया, आपने क्यों उनसे स्टेटस अपडेट्स नहीं लिया। आपको डेली की बुनियादों पर रिपोर्ट लेनी चाहिए कि हमें बताएं कितने पैसे चले गए, हमें उनके नाम दें, कौन कौन से वहाँ पे आपके फर्दर आपके कंट्रैक्टर हैं, कौन लोग हैं, कैसे होंगे। सो टूर ऑपरेटर जहाँ पे उसमें मतलब कर रहे हैं, उन्हें इस बात का मैं कम अज़ कम आई वुड लव टू मतलब उनसे लिसन कि ये आपका 50% पैसा बैंकों में क्यों पड़ा है, इसकी क्या टेक्निकल रीज़न है, फाइनेंशियल रीज़न है। हुकूमत का इस पे बनता है और शहबाज शरीफ साहब को एक्शन इस पे लेना चाहिए, और ये हज मिनिस्ट्री पे ही एक्शन बनता है कि आप लोगों ने इस मसले को फॉलो क्यों नहीं किया। आपका काम था। रीज़न भी मैं ज़्यादा बता देता हूँ आपको भी। हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और सरदार यूसुफ साहब जो खुद तजर्बा भी रखते हैं, पहले भी बहुत अच्छा हज को ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। 15 फरवरी डेडलाइन थी। सरदार यूसुफ उस वक्त तक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नहीं बने थे। ये वजारत एक और साहब के पास थी, नून लीग के इत्तेहादी काफ लीग के पास, और उनके पास उनका ये पहला हज था। वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है। ऐसे 14 साल की बात 14 साल का उस लेवल पे वो चीज़ों को टाइमली मैनेज नहीं कर सके। अब प्राइम मिनिस्टर को बातें बताई गई हैं, लेकिन वो बर्मी का इजहार करके अब खामोश हो गए। अब जो कुछ मलबा 14 साल पे उन पर जोर भी नहीं चलता सर जी, जरा ये भी देखना। मतलब शहबाज शरीफ साहब को 14 साल को सैन पे जोर भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा। लिहाजा बर्मी जो है ना, वो इधर छोटे मोटे मेरे जैसे आप जैसे लोगों पे की जा सकती है। बर्मी का रुख उधर नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी अहम जो वजारत है आपने न्यू कमर को दे दी है, और न्यू कमर को, बल्कि अभी आपने बात ही की, न्यू कमर जो है चौधरी सालिक हुसैन साहब, उस ओवरसीज़ के मिनिस्टर है ना आजकल। उस दिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ओवरसीज़ की, चौधरी सालिक साहब वहाँ भी नहीं है। मतलब वजारतें ले लेते हैं, नाम मिले तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इत्तेहाद तोड़ने की बातें करते हैं। मिल जाए तो हज मिनिस्ट्री की तरह काम आता नहीं है, काम नहीं करते। अगर आपकी वजारत चेंज करके ओवरसीज दे दी जाए तो वहाँ मीटिंग में भी नहीं आते। ये उस दिन, ये पिछले हफ्ते की बात है, ये चौधरी सालिक साहब की बात है। मैं ये भी थोड़ा सा कौम और मुल्क को बता दूं। प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर चलते हैं, और आवाम का मसला है बर्मी से हल नहीं होगा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करके नेक्स्ट ईयर के लिए मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत दीजिए, और आवाम का जो पैसा है बमा मुनाफा उनको वापस फौरी तौर पर होना चाहिए। अगर ये मामला इसकी फर्दर इसमें कोई अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं रही